नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आज ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है जब से संसद में ये बिल आया है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव। बीजेपी इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रामक है, इस बिल को पास कराना चाहती है। उसका कहना है कि इस बिल के लाने से देश का भार जो है वो कम हो जाएगा। आए दिन हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं, इससे हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ख़र्च भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इन तमाम बातों को देखते हुए हमारा जो खर्च है वो कम हो जाएगा। लेकिन विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि हम एक देश एक चुनाव नहीं चाहते हैं। आप एक राज्य में जरा सारी सीटों पर उपचुनाव नहीं करा पाते तो फिर आप एक देश एक चुनाव कैसे करा सकते हैं? अभी तक यह मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घपला है या नहीं है। चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष उस पर भी हमलावर है। और ऐसे में आप एक देश एक चुनाव लेकर के आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। ये संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि ये लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ जाने का एक परीक्षा है, एक रास्ता है। क्योंकि पहले आप लेके आएंगे एक देश एक चुनाव, फिर आप लेके आएंगे एक पार्टी एक देश, और उसके बाद में आप कहेंगे एक नेता एक पार्टी। तो फिर हम 500 साल पहले चले जाएंगे जहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था, जहां पर राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र में जो फैसला आता था वो जनता पर थोप दिया जाता था। फिर आप हमें उसी रास्ते पर आखिर क्यों लेकर के जा रहे हैं? आप हमें 500 साल पीछे क्यों धकेल रहे हैं कि जहां पर आप कोई भी फैसला करें और वो जनता पर थोप दिया जाए? क्या लोकतंत्र, हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमें अंग्रेजों से आज़ाद कराया था, और आप हमें 500 साल पीछे ले जा रहे हैं? आखिर आप ये क्यों लेकर के आ रहे हैं? इन सब तमाम विरोधों के बीच में भी 269 वोट जो हैं पक्ष में पड़े इसके, और विपक्ष के वहीं पर 196 वोट पड़े। इसमें सबसे बड़ा सवाल तब पैदा हुआ जब बीजेपी के ही 20 सांसद इसकी वोटिंग में उपस्थित नहीं हुए, और उस 20 सांसदों में 3 बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है, वहीं गिरिराज सिंह और नितिन गडकरी जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। तो इन सब बातों को चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि राहुल जी बताइए कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो आया, इस पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो हाईकमान है उसने सिर्फ एक कमरे में बैठकर ही मीटिंग कर ली थी, या फिर अपने नेताओं से सहमति भी ली थी कि हम संसद में जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि 20 सांसद कम नहीं होते हैं। 20 सांसद, अगर 2-4 सांसद अनुपस्थित हों तो ये माना जा सकता है कि किसी अपने पर्सनल काम से या किसी व्यस्तता के कारण वो संसद में उपस्थित नहीं हुए होंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी ने खास तौर से उपस्थित होने के लिए एक लेटर भेजा था, एक पत्र भेजा था अपने सभी सांसदों को, और उसके बाद में भी 20 सांसद उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये कहीं बीजेपी में बगावती सुर तो नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है कि एक देश में एक चुनाव, लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों के चुनाव करवाने क्या वाकई अगर कहा जाए तो सक्षम है? ठीक है, आपके पास इतनी प्रणाली है, आपके पास इतने इक्विपमेंट हैं, आपके पास इतने अधिकारी हैं, आप एक साथ इतनी बड़ी व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि केवल बिल पास कर देने से और बिल ला देने से काम नहीं चलता। अगर आप बिल ला रहे हैं, अगर आपने सदन में एक बिल जिस तरह से पेश करवाया, अब जिस पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसे जेपीसी कहते हैं उसका गठन जो हुआ है, पीपी चौधरी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 21 जो है लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको जगह दी गई है, 10 जो हैं राज्यसभा से आए हैं। आपने सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन आप ये तैयार कर रहे हैं कि अगर इतने बड़े चुनाव होंगे वो भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के, क्या इस चुनाव में धांधली ना हो, इस तरीके की चीज़ों को रखा जाए? और सबसे बड़ी बात है, अगर ये कहा जा रहा है कि एक देश में एक चुनाव करवाना संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है या इसमें धांधली हो सकती है, तो इसके पीछे की कुछ तो वजह होगी। अगर वजह को जानना है तो अगर हम हरियाणा के चुनाव पर नज़र डालें, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव पर नज़र डालें, अगर हम बिहार के उपचुनाव पर नज़र डालें, अगर हम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को देखें, अगर हम झारखंड के विधानसभा चुनाव को देखें, तो
तमाम चुनावों को देखने के बाद आप देख लीजिए कि लोगों की कितनी शिकायतें आई हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब अपने घरों से वोट करने के लिए निकलते हैं तो बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग कर दी जाती है, उनको आधे रास्ते पर रोक दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आपका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इतना ही नहीं, ये देखा जाता है कि कई कई जगह जो है लोग मतदान स्थल पर पहुंच गए, उन्हें वहां पर वोट तक नहीं करने दिया गया। और सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है वो है ईवीएम को लेकर। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बात कही थी। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ये कह रहा है कि भैया जो चुनाव होते हैं इसमें जो ड्यूटी है वो चुनाव आयोग बेहतर तरीके से नहीं कर पाता है। और विपक्षी पार्टियों ने ये तक कहा था कि ये जो सरकारी अधिकारी हैं ये बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ईवीएम का मुद्दा हरियाणा में उठता है, चुनाव में धांधली का मुद्दा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हम देखते हैं, बिहार में भी उपचुनाव हुए, वहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके के हालात देखने को मिले। झारखंड में हम देखते हैं जब पहले चरण का वोटिंग हुआ था उस दौरान जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें जो घर से निकल ही नहीं पा रहे थे वोट देने के लिए। और क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका झारखंड का माना जाता है तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कई कई जगह ये था भाई 12:30 बज गए, वहाँ पर वोटिंग नहीं हुई है क्योंकि मशीन ख़राब है। कई कई जगह ऐसा कहा जा रहा था कि भैया वोट तो डाल रहे हैं लेकिन वोट पढ़ ही नहीं रहा है। तो ये आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। अगर आप बिल लेकर आ रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, आप मेजोरिटी दिखा रहे हैं तो इसके लिए आपको तैयारी भी दिखानी पड़ेगी। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है कि इस पर मैं एक सवाल यहीं से एक लेना चाहूँ। इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा जो छोटे दल हैं उन्होंने भी खास तौर से इस पर आपत्ति जताई है और उनका कहना यह है कि इससे छोटे दल तो लगभग समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बड़े दल जो हैं उनके पास तो वर्चस्व है, एक वो केंद्र की राजनीति में भी लड़ रहे हैं और राज्य की राजनीति में भी हैं, दोनों में सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े दलों को इसमें फायदा मिलेगा और जो छोटे दल हैं जो केंद्र की राजनीति में सक्रिय ही नहीं है, जो मामूली 2-4 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो वो तो एक तरीके से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात बहुत सही है कि जो छोटी राजनीतिक पार्टियां, जो छोटे दल हैं, छोटे दलों की चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें एनसीपी, एक रामदास अठावले, एनसीपी एक बड़ी पार्टी में आ जाती है, शिवसेना पार्टी एक बड़ी पार्टी में आ जाती है। छोटी पार्टियों में मैं चिराग पासवान की पार्टी की लोक जनशक्ति पार्टी का जिक्र करना चाहूँगा। दुष्यंत चौटाला है, जो अगर इनके चाचा बात कर लें पशुपति पारस, उनकी जो पार्टी है, ये देखिए तमाम छोटी पार्टियों का जिक्र कर लिया हमने, शिवसेना जैसी बड़ी पार्टियों का भी जिक्र कर लिया। तो देखिए छोटी पार्टियां जो है वो ज़्यादा उतना एक्टिव नहीं हो पाती हैं, ये चुनावों के टाइम पे ही एक्टिव हो पाती हैं। तो ऐसे में ये बात बहुत सही है कि जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं शायद उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे वोट क्या है कि बढ़ता है और ये वोट बटेगा नहीं। वोट क्या है कि फिर एक तरफा पार्टी के पास आएगा, और अगर एक तरफा पास आएगा तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने की, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो छोटी राजनीतिक पार्टियां उनकी डिमांड को पूरी करने की, क्योंकि उनका जो राजनीतिक वोट है वो हमारे पास सीधा आ जाएगा, तो जो बिचौलिए वाला काम है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बात इसमें देखी जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि चलिए हम इस बात को मानते हैं कि जो सत्ता पक्ष बिल लेकर आता है, जो फैसला वो करते हैं, उस पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है। लेकिन जब अपनी ही पार्टी के लोग सवाल खड़ा करने लगे और अपनी ही पार्टी के लोग ऐसे मुद्दों पर गायब रहे, जो कि बहुत बड़ा ये मुद्दा है और आज से नहीं चल रहा है, ये साल भर से पिछले साल भर से चल रहा है। इस पर बहुत पहले से चर्चा भी चल रही है, खबरें आती रहती थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। और इसमें जहां बीजेपी को मेजोरिटी की जरूरत थी, 269 इनका आंकड़ा आ जाता है, मेजोरिटी अपने आप है, लेकिन यहां पर 20 सांसदों की मौजूदगी का ना होना, अगर 20 सांसद होते तो मेजोरिटी और बढ़ सकती थी। लेकिन क्या ये 20 सांसद भी ऐतराज कर रहे हैं? क्या ये 20 सांसद भी सरकार के खिलाफ है? विपक्ष तो खड़ा हुआ है, अगर अपने भी सरकार के खिलाफ हैं तो क्या वो भी नहीं चाहते हैं कि एक देश में एक चुनाव हो? जी, इसके साथ में सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि वह वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के और भी सहयोगी दल हैं उनकी भी नाराज़गी यहाँ पर देखी जा सकती है। जैसे कि नीतीश कुमार के अलावा चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी एक देश और एक चुनाव का समर्थन नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर 20 सांसद बीजेपी के लगा लीजिए, आप नीतीश कुमार के लगा लीजिए, चंद्रबाबू नायडू के लगा लीजिए,
तो फिर कहीं ना कहीं मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। और अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो फिर दोबारा से चुनाव कराने के नतीजे आ सकते हैं। तो बीजेपी को यह भी आखिर सोचना होगा कि आखिर किस तरीके से सबको विश्वास मत में लिया जाए। अगर आप अब वो काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था पहले कि अब बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है, तो ऐसा अब नहीं हो सकता कि आप कुछ भी एक कमरे के अंदर मीटिंग कर लें अपने 2-4 लोगों में और कोई बिल लेकर के आए और उसको थोप दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका नुकसान भी फिर आप उठाने के लिए तैयार रहें। आपको अगर सरकार 5 साल चलानी है तो जो अपने सहयोगी दल हैं या अपने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में एक बड़ी फूट पड़ सकती है। और जल्द ही, जैसे कि लोगों ने कहा था, राजनीतिक विश्लेषकों ने ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बार की जो मोदी सरकार है वो चल नहीं पाएगी। और वो इन्होंने इसलिए ही कहा था क्योंकि मोदी और शाह को कहीं ना कहीं मनमानी करने की आदत है। वो बहुमत की सरकार चलाना तो जानते हैं, लेकिन सारे संगठनों को साथ में लेकर कैसे चला जाता है ये शायद मोदी शाह नहीं जानते हैं। तो हमारे सहयोगी ने इस पर आपको जानकारी दी, विस्तृत चर्चा हमने इस पर की। आपको इस पर क्या कहना है, जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लगातार ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।